नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है और इसमें आपको मजा भी बहुत आएगा क्योंकि यह वीडियो आप ही लोगों की भारी डिमांड के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गंगोबा तात्या उर्फ गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ पंत की। तो दोस्तों, गंगोबा तात्या जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होलकरों के दीवान थे, यानी कि उनके खजाने की और उनके जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स थे उनके मंत्री हुआ करते थे। पर उनकी जो पहुंच थी दोस्तों, वह पेशवा के महल यानी कि शनिवार वाड़ा तक भी थी और उस समय पेशवा का महल ही पावर सेंटर हुआ करता था मराठा साम्राज्य का। और यहाँ पर जो राघोबा दादा उर्फ रघुनाथ राव भट्ट थे, जो कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहे जा सकते हैं शनिवार वाड़े के और मराठा साम्राज्य के, उनसे इनके बहुत अच्छे संबंध थे। रघुनाथ राव का पूरा इनके सर के ऊपर हाथ था। और दोस्तों, गंगोबा तात्या भी अपने अनुभव एवं बुद्धिमत्ता के दम पर जहां एक तरफ होलकर राज्य को सुचारू रूप से चला रहे थे और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अपने लालच एवं महत्वाकांक्षा के चलते इन्होंने कुछ ऐसे कांड भी किए थे जिसके कारण उनकी बदनामी हुई थी और इसी की चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे। तो दोस्तों, गंगोबा तात्या पुणे के कुलीन चंद्रचूड़ परिवार के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है। इनके बारे में प्राप्त शुरुआती जानकारी यानी कि प्रमाणों के अनुसार पेशवा बाजीराव प्रथम के समय इनके जो भाई और गंगोबा तात्या थे, इन्होंने खेड़ तालुका के नीव गांव में कुछ पैसे जमा करके जमीन खरीदी थी। इनके बड़े भाई का नाम था बाजी यशवंत। तो दोस्तों, इन दोनों ने मिलके काम एक साथ चालू किया था। दोस्तों, बाद में इनके जो बड़े भाई थे वह वतनदार बन गए थे, परंतु छोटे भाई यानी कि हमारे गंगोबा तात्या बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। वतनदार बन के तो उनको सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं था। हालांकि उनके पास 22 गांवों की वतनदारी थी और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। फिर भी वह अपनी मेहनत एवं काबिलियत के दम पर पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा मालवा के सूबेदार मल्हार राव होलकर के दीवान नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, मल्हार सरकार और गंगोबा तात्या दोनों का उत्थान साथ साथ में ही हो रहा था। गंगोबा तात्या जो थे वह अपने आप को सूबेदार मल्हार राव होलकर से कम नहीं समझते थे, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही समझते होंगे। दोस्तों, गंगोबा तात्या की थोड़ी निजी जीवन के बारे में जानकारी आपको दूं तो इनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था अन्नपूर्णा बाई। इनसे इन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। पहले पुत्र का नाम था सदाशिव और दूसरे पुत्र का नाम था कृष्णाराव। अब दोस्तों, इनकी दूसरी पत्नी का नाम था पार्वती यानी कि पार्वती बाई। इनसे इन्हें भी 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। बड़े वाले बेटे का नाम था यशवंत गंगाधर उर्फ दादाजी, जो कि आगे चल के बहुत प्रसिद्ध हुए थे, और दूसरे पुत्र का नाम था माधव उर्फ राव साहेब। दोस्तों, इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था मथुराबाई। इनकी चर्चा आगे भी आने वाली है। दोस्तों, राजनीतिक रूप से गंगोबा तात्या बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यदि आपको समकालीन मराठा इतिहास को जानना हो तो आपको गंगोबा तात्या के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको पढ़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह दस्तावेज चंद्रचूड़ दफ्तर नाम की जगह पर पुणे में यह लगभग 30,000 पन्नों का संकलन है। दोस्तों, इसमें होलकर घराने के हर महत्वपूर्ण कार्य की जानकारी आपको मिल सकती है, क्योंकि गंगोबा तात्या से होलकर राजघरान में जो भी महत्वपूर्ण कार्य होता था उस पर राय मांगी जाती थी, क्योंकि इनका अनुभव ही कुछ इस तरह का था। इन्हें पिता तुल्य या दादा तुल्य भी माना जाता था। और दोस्तों, यह सिर्फ महल में नहीं बैठा करते थे, यह युद्ध के मोर्चों पर भी जाते थे। राघोबा दादा का जो हिंदुस्तान विजय का अभियान था उसमें भी यह उनके साथ थे। परंतु इन्होंने कुछ बड़े बड़े ब्लंडर और कांड भी इन्होंने किए थे, जिसके कारण पेशवा के इतिहास पर जो भी किताबें आपको देखने और पढ़ने को मिलेगी, माँ अहिल्या के इतिहास पे आपको जो भी किताबें देखने और पढ़ने को मिलेगी, इन्हें थोड़ा सा नेगेटिव शेड में दिखाया जाता है। और इसका कारण हम जानते हैं कि क्यों ऐसा दिखाया जाता है। दोस्तों, इनसे जुड़ा हुआ पहला जो दिलचस्प वाकया या कांड हमें पानीपत युद्ध के दौरान सामने आता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगोबा तात्या दिल्ली के लाल किले के मोर्चे पर तैनात सरदार नारो शंकर को अपना मोर्चा छोड़कर भाग जाने के लिए उन्होंने उकसाया था, जबकि लाल किले को उस समय आसानी से उनके पास जितनी सेना थी उससे 1 या 2 महीने के लिए संभाल के रखा जा सकता था। और इस समय में नाना साहब जो अपने दक्कन से री इन्फोर्समेंट भेज सकते थे वहां पर।
और जब इस बात पेशवा नाना साहेब को पता चलती है तो वो बहुत नाराज होते हैं और जितने भी भगोड़े आए थे, जो भी अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ कर आए थे, उनके ऊपर मुकदमा भी चलाते हैं इस इल्जाम में कि तुमने अपने कर्तव्य विमुखता क्यों दिखाई। और दोस्तों दूसरा कांड पेशवा माधवराव के समय यानी कि नवंबर सन 1762 का है। राघोपा दादा मराठा साम्राज्य के पेशवा जो थे माधवराव के खिलाफ हैदराबाद के निजाम से हाथ मिला लेते हैं। दोस्तों सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिनके खिलाफ मराठा साम्राज्य को खड़ा किया था, राघोपा दादा उनसे ही हाथ मिला लेते हैं। पर उनके कानों में ये सब बातें भरने वाले उनके आसपास गंगोबा दात्या जैसे जो चाटुकार थे, वही उनके दिमाग में ये सब बातें भरते हैं। तो दोस्तों राघोपा दादा पेशवा माधवराव के खिलाफ जाकर निजाम से हाथ मिला लेते हैं और फिर दोस्तों युद्ध होता है। इस युद्ध को आलेगांव का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें पेशवा माधवराव की हार होती है। अब निजाम से संधि के मसौदे पर जब चर्चा होती है कि नेगोशिएशन होता है कि हार के बाद, तो वहां पे दोस्तों गंगोबा दात्या भी मौजूद थे। माना कि उनकी वफादारी राघोपा दादा के प्रति थी, परंतु दोस्तों जो गादी पर बैठे थे पेशवा की यानी कि मराठा साम्राज्य का जो प्रधानमंत्री था, पंत प्रधान था, उनकी वफादारी होनी चाहिए थी उनसे। परंतु दोस्तों यही इस तरह की कुछ इनकी हरकतें की थी और बाकी लोगों के भी मराठा साम्राज्य के, जिसके कारण मराठा साम्राज्य का पतन हुआ था। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना मेरे को इस समय की ओर भी याद आती है कि दोस्तों देखिए ना, जब निजाम ताकतवर हो जाता है और वह पुणे को पे आक्रमण भी करता है, बहुत खतरनाक आक्रमण करता है, वह मंदिर तोड़ता है, पुणे के घरों को जलाता है और वहां के लोगों की संपत्तियां को भी लूटता है। तब गंगोबा दात्या का परिवार जो था वह पुणे में ही मौजूद था। उनके घर में उनके छोटे छोटे पोते पोतियां भी मौजूद थी, उनकी दोनों पत्नियां भी मौजूद थी। उनकी पत्नी पार्वती बाई बीमार होकर मर जाती है, परंतु इस समय उनकी जो पहली पत्नी थी अन्नपूर्णा बाई, वह बड़ी ही हिम्मत से परिस्थितियों का सामना करती है। दोस्तों फिर अगस्त सन 1763 में रक्षा भुवन का युद्ध होता है, जिसमें पेशवा माधवराव की सेना हैदराबाद के निजाम को बुरी तरह से हरा देती है और यह जीत मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है। इस जीत ने पानीपत के हार के जो कलंक था उसको लगभग धोसा दिया था। पर फिर भी गंगोबा दात्या चाहते थे कि माधवराव के हाथ में सत्ता की ताकत न हो, पेशवा चाहे वह रहे, पर असली ताकत हो राघोबा दादा के हाथ में, वह ऐसा चाहते थे। और रक्षा भुवन की लड़ाई के बाद गंगोबा दात्या की जो बेटी थी, मैंने कहा था ना मथुरा बाई, उनकी जो बेटी थी उनका जिक्र फिर आएगा। तो इसी समय रक्षा भुवन की लड़ाई संपन्न हुई और जो गंगोबा दात्या की बेटी थी मथुरा बाई, उनका विवाह संपन्न हो जाता है। अब गंगोबा पुनः उत्तर भारत की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। यहाँ उत्तर भारत में वह ओड़से, झांसी व जाटों के खिलाफ उनका युद्ध करते हैं। सूबेदार मल्हारराव होलकर और महादजी सिंधिया उस मुहिम पर ये उनके साथ में होते हैं। और जैसा कि हमने सूबेदार मल्हारराव होलकर के जीवन के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें चर्चा करी थी कि इसी मुहिम के बाद, इसी मुहिम पर ही सूबेदार मल्हारराव होलकर का निधन हो जाता है। अब बात करते हैं हम तीसरे बड़े कांड की, और यह कांड इन्होंने ऐसा किया था कि इसके लिए इतिहास इन्हें कभी नहीं माफ करेगा। सन 1767 में युवा सूबेदार मालेराव होलकर की मृत्यु के बाद मां अहिल्या को अकेली विधवा जान के उनके राज्य को, उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए गंगोबा दात्या ने राघोबा दात्या को उकसाया था। परंतु मां अहिल्या ने किस खूबी से बिना युद्ध लड़े ही राघोबा को वापस लौटा दिया था, उसकी चर्चा हम विस्तार से एक वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा दोस्तों। इसके बाद मां अहिल्या प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेती है और सबसे पहले वो खबर लेती है गंगोबा दात्या की। उनसे सभी ताकत छीन ली जाती है, उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। परंतु दोस्तों मां अहिल्या का न्याय आप देखिएगा, उनका जो बेटा था गंगोबा दात्या का, यशवंत गंगाधर उर्फ दादाजी, उसको नौकरी से नहीं निकाला जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो निष्ठा थी वह मालवा मां अहिल्या और पेशवा माधवराव के प्रति थी। तो उसे मां अहिल्या सिर्फ इस कारण से ही नौकरी से नहीं निकाल देती कि तुम्हारे पिता ने ऐसा काम किया है, वह उसकी पर्सनल क्वालिटीज देखती है कि हाँ यह तो अपनी तरफ था, तो मां अहिल्या उसे नौकरी से नहीं निकालती है, उसे नौकरी से नहीं हटाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे कांड की,
जिसके तो इन्हें बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़े थे और यह इनके जीवन का आखिरी कांड था। यूं तो पेशवा माधवराव ने राघोबा दादा जो थे, जो निज़ाम से बाद में युद्ध हुआ था, उसमें शुरुआत में तो राघोबा दादा निज़ाम के पक्ष में थे, परंतु फिर निज़ाम ने ही जो था वह राघोबा दादा को घेर लिया था और उनको उसके चंगुल से मुक्त कराते हैं पेशवा माधवराव। परंतु राघोबा दादा के एहसान फरामोशी की उदाहरण आप देखिए कि वह पुनः गंगोबा त्यात्या जैसे अपने चाटुकार वफादारों को लेकर जून 1768 में घोड़पे के समीप डेरा डालते हैं और इस बात पर माधवराव पेशवा अब पूरी तरह से संज्ञान लेते हैं कि यह आखिर चल क्या रहा है। और इस बार माधवराव पेशवा कोई भी कोताही नहीं बरतते हैं और पूरी ताकत से राघोबा दादा के खिलाफ मोर्चा लगा देते हैं और उन्हें हरा देते हैं। गंगोबा त्यात्या समेत अन्य देशद्रोही विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गंगोबा त्यात्या के ऊपर 30 लाख रुपए, उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी, आज से आप 100 गुना 1000 गुना कर लीजिए, इसका उनके ऊपर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। और इस जुर्माने की रकम सिर्फ उनसे नहीं, उनके बेटों से भी वसूल की जाती है। दोस्तों, यहाँ तक कहा जाता है कि गंगोबा त्यात्या को स्वयं पेशवा माधवराव ने अपने हाथ से कोड़े मारे थे, परंतु ऐसा होना थोड़ा मुश्किल ही है। और यूं भी कहा जाता है कि फिर इनका बहुत अपमान करा गया था, इनकी जगहसाई हुई थी, इनको चौराहे पे खड़ा कर दिया गया था और फिर इन्हें काल कोठरी के दर्शन भी करा दिए जाते हैं, यानी कि इनको जेल में भी डाला गया था। बाद में उन्हें राज्य से बेदखल कर दिया जाता है। जिस तरह से मालवा से बेदखल हुए थे, अब पुणे से भी बेदखल हो गए। फिर कहीं दूर जाकर ये अपना गांव बसाते हैं। हालांकि दोस्तों, इन सारे कांडों में राघोबा दादा की महत्वाकांक्षा भी सम्मिलित थी, परंतु उन्हें सही सलाह देना यही तो काम था पंत का, यही तो काम होता है मंत्री का। पर उन्होंने ही राघोबा दादा को जब गलत सलाह दी तो फिर कोई क्या कर सकता है। इन चाटुकार मंत्रियों या पंतों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, यही इनका सबसे बड़ा दोष था। गंगोबा त्यात्या ने एक बहुत सुंदर काम भी किया था दोस्तों। सन 1756 में उन्होंने सुंदर नारायण मंदिर का निर्माण कार्य भी करवाया था और अंत में 14 फरवरी सन 1774 में इनकी मृत्यु हो जाती है, गंगोबा त्यात्या का देहांत हो जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत सारे सोर्सेस की जानकारी को जोड़कर बनाया गया है आपके लिए। तो दोस्तों, इसी तरह के रोचक वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल मारवाड़ डायरी हिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।